नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर्स का आज दूसरा क्लास है और इसमें दोस्तों करंट के प्रश्न तो रहेंगे ही, साथ में आपके जीके के भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद इसमें दोस्तों साइंस के भी प्रश्न जो है ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल क्विट्स है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए, यह मोटिवेशनल थाट है। तो सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपकी इरादा पक्का है तो फिर हर मुश्किल चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी। बस दोस्तों आपको बिल्कुल धैर्य के साथ हर एक काम को करना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज भारतीय राज्य और लोक नृत्य से। भारतीय राज्य है और उसमें कौन सा लोक नृत्य है जो प्रसिद्ध है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उसके अलावा बिलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम और भाम कल्पम, इसके अलावा वीर नाट्यम। तो अक्सर दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो बिल्कुल कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार से ये भी अगर पूछ लिया कि भाम कल्पम कहाँ का लोक नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का, वीर नाट्यम कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का। तो ठीक है, चलिए इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे नृत्य हैं और उनसे रिलेटेड जो है राज्य यहाँ पे दिया गया है। तो असम का लोक नृत्य कौन सा है, बिहू है और बिछुआ है, नट पूजा है और महाराष्ट्र है और कली कोपाले, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल। तो ये सभी लोक नृत्य जो हैं वो असम के हैं। अक्सर असम का जो लोक नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा होता है, बिहू होता है। बिहू के बारे में पूछ लेता है कि बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। बिल्कुल भैया, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ पे गुजरात राज्य दिया गया है और उसमें कौन से लोक नृत्य है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, गरबा, डांडिया रास और तिप्पानी, ज्यूरीन और भवई। हरियाणा में झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर और गुंगा, खोर और गागोर। तो ये लोक नृत्य जो हैं वो गुजरात के गरबा है, डांडिया रास है, तिप्पानी है, तिप्पानी, ज्यूरीन और भवई है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुंगा, खोर और गागोर है। चलिए आगे चलते हैं। केरल में कथकली। बिल्कुल दोस्तों, अगर अक्सर पूछ लेता है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है तो कहाँ का है, केरल का है। वहीं ओट्टम, थुलाल और मोहिनी अट्टम और कैकोटी के कली, ये भी सब कहाँ के हैं दोस्तों, ये केरल के हैं। महाराष्ट्र का लावड़ी है, नगटा है, कोली है, लेजीम है, गफा है, दही कला, दशावतार और बोहड़ा, ये सभी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है, उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सावरी है, गुमारा है, पैका है, मुनारी है और छऊ, ये सभी कहाँ के हैं, लोक नृत्य उड़ीसा के हैं। तो अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको जान लीजिए कि केरल में अक्सर कथकली से पूछा जाता है, महाराष्ट्र में लावड़ी से पूछा जाता है और उड़ीसा में उड़ीसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे कि तमिलनाडु में कौन सा लोक नृत्य है, भारतनाट्यम है, कुमी है, कोलाट्टम और कवाड़ी है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रासलीला है, काजरी है, छोरा है, छपेरी और जैता है, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। और एग्जाम में पूछा जाने वाला तमिलनाडु का भारतनाट्यम एग्जाम में पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश का नौटंकी या रासलीला। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कामायूनी, कजरी, छोरा, रासलीला और छपेली, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो समसामयिक करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए श्री गणसाय करते हैं आज यहाँ से हम। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल भैया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो है दैनिक जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं आपके अक्सर एग्जाम में यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज के यहाँ पे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई बिलियनियर
कैपिटल बन गया है? बिलियनियर कैपिटल कौन सा बन गया है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर जो है एशिया की नई बिलियनियर कैपिटल बना है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, भारत और एशिया के वेल्थ क्रिएशन इंजन के रूप में उभर रहा है जो आपका हुरून इंडिया है। उसके संस्थापक कौन हैं? अगर हम बात करें संस्थापक की तो अनस रहमान जो हैं इसके संस्थापक हैं। इसके संस्थापक अगर हम बात करें तो अनस रहमान जो हैं इसके संस्थापक हैं। और ये बिल्कुल भारत और एशिया के वेल्थ क्रिएशन इंजन के रूप में ये उभर रहा है। यही बात करें अगर हम तो एशिया 25% अरबपतियों का घर मुंबई में है। बिल्कुल दोस्तों, एशिया के अरबपतियों का घर जो है लगभग 25% अरबपतियों का घर जो है वो मुंबई शहर में जो है वो बसा हुआ है। इस हिसाब से यह शहर जो है एशिया भर के अरबपतियों की नई राजधानी के रूप में उभर रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर, बिल्कुल दोस्तों चीन की जो राजधानी है बीजिंग को छोड़ के ये मुंबई शहर जो है मिलेनियम कैपिटल बन गया है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के भंडारा जिले के अवाड़गढ़ जंगल में क्लेस्थेनस और क्लोनियस जिसको गराडी बोलते हैं नामक नए पौधे प्रजाति की खोज की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो बता दें बिल्कुल दोस्तों इसमें प्रजातियों को ये जो फरवरी और जुलाई के बीच ये पौधा जो है खिलता है। बिल्कुल इस पौधे जो यहाँ पे बात की जा रही है क्लेस्थेनस कोलिनस पौधे की जो बात यहाँ पे की जा रही प्रजाति की, इसका जो फल फूल होता है वो आपको बता दें कि किस महीने में खुलता है। बिल्कुल फरवरी से लेके फरवरी और जुलाई के बीच में ये जो पौधा होता है इसमें जो फूल होते हैं वो इस दोनों के बीच में ही खिलता है। बिल्कुल ठीक है। और यह केवल जो है विशिष्ट क्षेत्रों में, अगर हम बात करें तो ये केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाया जाता है। महाराष्ट्र के भंडार जिले में स्थित अम्बालगढ़ जंगल में ये पाया जाता है। ये किसके द्वारा खोजा गया? अगर हम बात करें तो 3 वनस्पति जो शिक्षक हैं उनके द्वारा 3 वनस्पति विज्ञान शिक्षकों के द्वारा इसकी खोज जो है की गई है। इससे पहले 134 प्रजातियां खोजी गई थी और एक प्रजातियां और खोजे जाने से अब इनकी संख्या जो है 135 हो गई। कितनी हो गई? 135 प्रजातियां इनकी हो गई। और खोजा किसके द्वारा गया है? 3 वनस्पति विज्ञान शिक्षकों के द्वारा इसकी जो खोज जो है वो की गई है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो अगर पूछ लेता है कभी कभी तो निर्मला सीतारमण कौन है, तो बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे इनके द्वारा हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा या अजमेर में? तो इनके द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है? उदयपुर में किया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। करंट के प्रश्न हैं और आपकी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस परियोजना की आधारशिला रखी है? बाधवन बंदरगाह परियोजना, पालघर बंदरगाह परियोजना, मुंबई बंदरगाह परियोजना या गोवा बंदरगाह परियोजना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और 30 अगस्त को किस परियोजना की आधारशिला जो है इनके द्वारा रखी गई है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाधवन बंदरगाह की परियोजना की आधारशिला जो है 30 अगस्त को इनके द्वारा रखी गई। कभी पूछ लेता है कि बाधवगढ़ बंदरगाह परियोजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस अगस्त को इसका आधारशिला जो है रखा गया? तो 30 अगस्त 2024 को इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मूडीज रेटिंग
ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है लगाया। बिल्कुल यहाँ पे कितने परसेंट जो है मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है उसको कितने परसेंट जो है रहने का अनुमान जो है लगाया है। 6.8%, 7.0%, 7.2% या 7.5%। तो बिल्कुल यहाँ पे जो मूडीज रेटिंग्स है उसने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसका विकास दर कितने रहने की अनुमान लगाया है। बिल्कुल 7.2%। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, बिल्कुल हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल दोस्तों, सरकार के द्वारा हाल ही में सी बॉक्स जो पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना, महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना या महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो सी बॉक्स पोर्टल जो है हाल ही में लॉन्च किया गया और इसका दोस्तों उद्देश्य यही है कि वर्क प्लेस पर जहां पे महिलाएं काम करती हैं वहां पे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना या स्वच्छ वातावरण बनाना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया है, उसका क्या नाम रखा है। बिल्कुल दोस्तों, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी का जो है पनडुब्बी को कमीशन किया है और उसका नाम क्या रखा है। INS अरिहंत, INS अरिघात, INS शक्ति, INS विजय। तो इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, INS अरिघात इसका जो है नाम रखा गया। INS अरिघात क्या है, एक परमाणु पनडुब्बी है जो कि भारत के द्वारा यहाँ पे कमीशन किया गया है। बिल्कुल, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि भारत ने किस देश में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया। भारत ने किस राज्य में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कि भारत ने किस देश में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया है, तो यहाँ पे श्रीलंका। कहाँ पे, श्रीलंका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 28 अगस्त को, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है या 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए भैया, अब यहाँ पे कुछ जीके के भी प्रश्न हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लास के साथ आपको जीके का जो डोज है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए भैया, जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलिए जीके का आज दूसरा डेज है, क्योंकि डोज सेकंड है, क्योंकि आज जो है दूसरा दिन है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है। बिल्कुल यहाँ पे जो जीके का प्रश्न है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां रात के 12 बजे के बाद जो है सूरज यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो कहाँ पे सूरज जो है यहाँ पे निकलता है, तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों नॉर्वे होगा। बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब जो है वो नॉर्वे होगा, ठीक है। और नॉर्वे को दोस्तों क्या कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या है, नॉर्वे है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। बिल्कुल क्या कहते हैं, इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। किसको, नॉर्वे को। तो विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है, तो नॉर्वे में निकलता है। और यहाँ पे इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे जीके डोज में कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का नागरिक जो है उस संसद के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है
उसके बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य जान लीजिए कि उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा होता है। वह 5 साल की अवधि के लिए, देखो बिल्कुल, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 5 साल के लिए वे अपने पद पर सिलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, और उनकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल 35 वर्ष की आयु के बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव में हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? तो संसद के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो विश्व का कौन सा देश जहां रात के 12 बजे के बाद सूर्य निकलता है? तो नॉर्वे है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो लॉन्च किया था? तो किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट जो है उसको लॉन्च किया था? तो अगर हम बात करें तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो 1975, बिल्कुल दोस्तों 1975 ईस्वी में जो है वो लॉन्च हुआ था भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह। और आर्यभट्ट जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित जो है आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल, बिल्कुल भैया 19 अप्रैल को इसको जो है लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। और आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो है इसरो के द्वारा, इसका निर्माण जो है वो किया गया था इसरो के द्वारा। और इसका नाम जो है किसके नाम पे इसका नाम पड़ा था? तो उसको भी जान लीजिए कि 5वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पे इसका जो है नामकरण यहाँ पे किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न जो है जीके डोज में, वो है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। बिल्कुल भैया, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है प्रशांत महासागर है। और इसका फैलाव की अगर हम बात करें तो 162 मिलियन वर्ग किलोमीटर, कितना है? 162 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर तक इसका जो है फैलाव है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है। और इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर, 8,598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये आपका इससे पहले ये फर्स्ट नंबर पे है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वहीं अगर बात करें तो सेकंड स्थान पे माउंट एवरेस्ट है और तीसरे स्थान पे गार्डविन आस्टेन जो है वो तीसरे स्थान पे है। और ये जो आपकी कंचनजंगा है वो अवस्थित कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा के बीच अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम और नेपाल की जो सीमा है उसके बीच में अवस्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत में किस राज्य को, बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब किसको कहते हैं कि पंजाब, पंजाब को अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि चावल गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों के विशाल उत्पादन के कारण इसे भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। या भारत का अन्न भंडार जो है वो कहा जाता है किसको? पंजाब को। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पे जीके डोज में कि किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? बिल्कुल भैया, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसे गुलाबी रंग का पसीना आता है? किसको आता है? एशियाई घोड़ा जो होता है, एशियाई घोड़ा, इसको क्या होता है? गुलाबी रंग का जो है वो पसीना जो है इसको आता है। पूरे दिन पानी में, इसकी खासियत होती है कि जो एशियाई घोड़ा होता है कि पूरे दिन जो है पानी में रहता है और 30 मिनट तक, बिल्कुल दोस्तों 30 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है। 30 मिनट तक इसमें सांस रोकने की जो क्षमता होती है
30 मिनट तक होती है कि 30 मिनट अपनी सांस को रोक सकता है। इसकी स्किन में खास तरह का एक ग्लैंड होता है जिसकी कभी कभी हिप्पो गुलाबी रंग का तेली या तरल पदार्थ जो है वो निकलता रहता है और इसे ही पिंक स्वीट भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? तो एशियाई जो घोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, उससे ही गुलाबी रंग का पसीना जो है वो निकलता है और इसकी खासियत होती है कि 30 मिनट तक ये अपनी सांस को रोक सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाने वाले सम्राट कौन थे? अशोक। यहाँ पे किसका नाम आता है कि अशोक का नाम आता है जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिल्कुल भैया। और अगर हम बात करें तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अशोक। और अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो अशोक की पत्नी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। बिल्कुल दोस्तों, सुभद्रांगी जो थी इनकी पत्नी का नाम था सुभद्रांगिनी। और यहाँ पे अगला प्रश्न हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल की हम बात करें कि ताजमहल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल बसा हुआ है। यमुना नदी जो है ताजमहल के जस्ट बगल से प्रवाहित होती हैं। और ताजमहल जो है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण जो है वो करने में 20,000 से अधिक श्रमिक जो हैं इसके निर्माण में लगे हुए थे 22 वर्षों में। बिल्कुल दोस्तों, इसका निर्माण जो है ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में ताजमहल का निर्माण जो है कंप्लीट हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने वर्षों में ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो 22 वर्षों में ताजमहल का जो है निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण जो है मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में। ठीक है, मुमताज़ की याद में ताजमहल का जो निर्माण है वो यहाँ पे करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है 22 वर्षों में कंप्लीट हुआ था। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो 20,000 से अधिक जो है श्रमिक इसमें काम किए थे। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिल्कुल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1945 में इसकी जो है स्थापना यहाँ पे की गई थी 1945 में। और अगर हम बात करें इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। चीन हुआ, फ्रांस हुआ, रूसी संघ हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। वह अगर हम बात करें और इसके 10 जो हैं गैर अस्थायी सदस्य भी इसके हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। इसी तरीके से अन्य